वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए MGT 401 का मिड टर्म का सॉल्व पेपर करवाया जा रहा है, जिसके अंदर आपको मिड टर्म के इंपॉर्टेंट सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर भी करवाए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व आपको करवाए जा रहे हैं। तो आपके सामने जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर है, जिनके आंसर्स आपको MCQs की बात करवाए जाएंगे। पहले एक डिफरेंशिएट करें इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन, इन दोनों के दरमियान फ़र्क वाज़े करें। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ करंट लाइबिलिटी क्या है। उसके बाद ये कि व्हाट हैड्स शुड बी इंक्लूडेड इन करंट लाइबिलिटीज़। अब जो करंट लाइबिलिटीज़ होते हैं उनमें कौन कौन से हेड जो है वो जाहिर बात है शामिल होने चाहिए। उसके बाद ये कि डिस्क्राइब करें एजम्पशन जो कि है गोइंग कंसर्न का एजम्पशन। उसके बाद ये कि कंपनी के पास एसेट है जो कि ओरिजिनल कॉस्ट जिसकी जो है वो तकरीबन 12 लाख और 50,000 जो है उसकी कॉस्ट है, और रिवैल्यूट करें अपवर्ड जो है 17,50,000 तक 2 ईयर्स अगो किया गया। सो जो वैल्यू है अब वो गिर के आ गई है 1,40,000 के ऊपर। अब आपके सामने MCQs है, इसके बाद आपको करवाए जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर। तो पहला ही कि इनमें से कौन सा जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है रिकग्नाइज बाय लॉ, यानी कि वो खुद एक पर्सन है, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद पर्सन है। जिस तरह इंसान पर्सन है, वो लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी खुद एक पर्सन है। कंपनी के नाम पर कोई केस कर सकता है, कंपनी किसी को केस कर सकती है, कंपनी के नाम से अकाउंट खुलवाया जा सकता है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो इज़ अ फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन में क्या होता है कि वैल्यू जो है गिर जाती है, तो जो उसका रिकवरेबल अमाउंट है वो लेस देन हो जाता है उसकी कैरिंग वैल्यू से बैलेंस शीट के अंदर, वो है इम्पेयरमेंट। और उसके बाद ये कि एक लीगल ऑब्लिगेशन वो होती है जो कि ड्राइव होती है इनमें से किससे, तमाम जितने भी ऑप्शन है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट, लेजिस्लेशन और अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ आ जाते हैं। उसके बाद ये कि डेप्रिसिएशन, इनमें से क्या एक सिस्टमेटिक एलोकेशन होती है डेप्रिशिएबल अमाउंट की एक एसेट की उसकी एस्टिमेट के ऊपर। और उसके बाद ये कि फंड्स जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ऑनर को के रन किया जाए एक बिजनेस, वो खिलाए जाते हैं, कैपिटल खिलाया जाता है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो ग्रॉस इन्फ्लो होता है इकोनॉमिक बेनिफिट का पीरियड के दरमियान जो कि आता है ऑर्डनरी एक्टिविटीज़ के अंदर एक एंटिटी के, जिसका इन्फ्लो जो है नतीजा होता है इंक्रीज़ होना इक्विटी में, ना कि इंक्रीज़ होना जो रिलेटिंग करता है कंट्रीब्यूशन से इक्विटी पार्टिसिपेंट्स के, वो है रेवेन्यू। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा एसेट जो रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस शीट में करंट एसेट्स के हेडिंग के अंदर, वो है प्री पेमेंट्स। और उसके बाद ये कि इनमें से किसके मेथड के अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन के इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है मोस्ट रिसेंट कॉस्ट के ऊपर, वो लीफो मेथड के अंदर होता है। उसके बाद इनमें से कौन सा मेथड जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बेस करता है assumption के ऊपर कि जो मोस्ट रिसेंटली परचेज मर्चेंडाइज है उसको सोल्ड किया जाएगा पहले, वो फीफो के अंदर किया जाता है। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एग्रीमेंट होता है जहाँ पर लेसर जो है वो कन्वे करता है लेसी को कि वो रिटर्न करे पेमेंट या फिर सीरीज ऑफ पेमेंट जो है। और राइट होना एक एसेट का एक एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो जो है लीज के अंदर होता है। और उसके बाद ये कि एक पीरियड एरर, प्रायर पीरियड एरर जो उसको करेक्ट किया जाएगा किसके जरिए, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट के जरिए। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है कैन ऑल्सो बी कॉल्ड, वो खिलाया जा सकता है शेयर होल्डर्स फंड, वो है इक्विटी। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मेथड होता है स्टॉक वैल्यूएशन का, वो है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, वो है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जिसके अंदर फीफो लीफो, अच्छा यहाँ पर लीफो नहीं है, यहाँ पर जो वेटेड एवरेज और स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है, तो ये तमाम के तमाम है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो टाइप है स्टॉक की ट्रेडिंग कंसर्न के लिए, वो जो है स्टॉक इन ट्रेड है। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है प्राइम कॉस्ट को, वो है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, दोनों ही डायरेक्ट कॉस्ट हैं, तो इजीली इसको याद रख सकते हैं आप। और उसके बाद इनमें से व्हाट इज द ट्रीटमेंट क्या होता है डेप्रिसिएशन के अंदर, अकाउंटिंग के अंदर इसको किस तरह ट्रीट किया जाता है एज एन एक्सपेंस, इसको एक्सपेंस के तौर पर चार्ज किया जाएगा। और उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एग्जांपल होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, ट्रांसपोर्टेशन जो कि पे की गई मशीनरी की परचेज के ऊपर, इसीलिए मशीनरी परचेज है इस वजह से मशीनरी खरीदने के ऊपर पे किया गया इस वजह से। अब ये कि इनमें से कौन सी जो है एग्जाम्पल है बोरोइंग कॉस्ट की, ये तमाम की तमाम ही है जिसमें इंटरेस्ट तीनों आप देख सकते हैं, तीनों इंटरेस्ट हैं, जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है वो बोरोइंग कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो एबिलिटी होती है गवर्न करने की फाइनेंशियल और जो ऑपरेटिंग पॉलिसीज होती है एक एंटरप्राइज की, ताकि हासिल अचीव किया जाए उसकी एक्टिविटीज़ से, वो ये होता है कि कंट्रोल करना। और उसके बाद इनमें से कौन सा एसेट होता है जो कि नेसेसरीली तौर पे लेता है सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम कि वो रेडी हो जाए उसके इंटेंडेड यूज़ या सेल के लिए, वो है क्वालिफाइंग एसेट। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा जो है फिक्स एसेट होते हैं एक्सेप्ट एक को छोड़ के मार्केटेबल सिक्योरिटी, बाकी मशीनरी फ्री होल्ड और लीज होल्ड लैंड आ जाती हैं। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो है वो रिकॉर्ड नहीं की जाती है इक्विटी सेक्शन के अंदर बैलेंस शीट की, वो होता है डिविडेंड पेएबल। बाकी इसमें शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी आ जाता है। और उसके बाद इनमें से कौन सी जो टाइप होती है बिजनेस जो कि ऑन करता है एक पर्सन, वो है सोल प्रोप्राइटरशिप।
और उसके बाद ये होता है इनमें से कौन सी जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है इक्विटी सेक्शन के अंदर बैलेंस शीट के, वो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है जिसमें शेयर प्रीमियम, रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो आ जाते हैं। अब ये कि डिफरेंशिएट करें इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन को। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई एसेट जो है वो अब रिकवरेबल नहीं है, उस हद तक नहीं है जितनी उसकी कैरिंग अमाउंट है, उस हद तक नहीं है। और डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करते हैं तो जाहिर बात है डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स एसेट के ऊपर, ये सिस्टमेटिकली तौर पे एलोकेट किया जाता है और ये डेप्रिशिएबल अमाउंट होता है एक एसेट्स का, उसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ होती है उसके मुताबिक इसको स्प्रेड कर दिया जाता है। और उसके बाद ये व्हाट इज करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म भी होती है, करंट भी होती है। सो एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेटल हो जाएगी नॉर्मेटिंग ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर, साइकिल के अंदर, या फिर ये कि एंटिटी होल्ड करती है प्राइमरीली तौर पे ट्रेडिंग के पर्पस के लिए, और ये भी कि ये सेटल हो जाएगी 12 मंथ के अंदर। और एंटिटी जो है डस नॉट हैव, उसके पास जो है एंटिटी के पास, फर्म के पास जो है वो अनकंडीशनल राइट नहीं है कि वो डिफ़र करे सेटलमेंट को एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए रिपोर्टिंग पीरियड के बाद। उसके बाद एक कौन से हेड्स इंक्लूड होने चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ में। सो उसमें जो है वो ट्रेड और अकाउंट्स पेबल आ जाते हैं, अदर्स पेबल सॉरी आ जाते हैं, वैसे तो अकाउंट्स पेबल भी इसमें आ जाता है। और उसके अलावा ये कि इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रिटर्न ऑन मार्कअप जो कि अक्रूड ऑन लोन है और दूसरे पेबल्स हैं, तो तमाम जितने भी पेबल्स होते हैं नॉर्मली तौर पर ज़्यादातर पेबल्स इसमें आते हैं। शॉर्ट टर्म जो बोरिंग है वो भी आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म बोरिंग का जो करंट पोर्शन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का करंट पोर्शन भी आ जाता है, और जो लॉन्ग टर्म मुदारबा है उसका भी करंट पोर्शन, और जो प्रोविजन होता है टैक्स के लिए वो भी आ जाएगा। और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है वो शामिल होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, डिबेंचर्स और लाइबिलिटीज़ जो होती हैं एसेट्स के अगेंस्ट सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल लीज, जो फाइनेंशियल लीज के अगेंस्ट है। और लॉन्ग टर्म मुडारबा है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, इसके अलावा जो डेफर्ड लाइबिलिटीज़ हैं। उसके आगे डिस्क्राइब कर अजम्पशन गोइंग कंसर्न। अब जो गोइंग कंसर्न का जो अजम्पशन है वो क्या है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो यूजुअली अजम्पशन के ऊपर होते हैं कि एंटिटी गोइंग कंसर्न है, यानी कि चलती रहेगी, एंटिटी ऐसी नहीं है कि एंटिटी जारी बात बंद होने वाली है, और वो कंटिन्यू करेगी ऑपरेट होना फोर्सेबल फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में अपने ऑपरेशंस को जारी रखेगी, ऐसा नहीं है कि एंटिटी बंद होने वाली है। यही गोइंग कंसर्न का जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। सो अब एक कंपनी के पास एसेट है जिसकी ओरिजिनली कॉस्ट जो है वो 12,50,000 है, रिवैल्यू अपवर्ड किया गया तो 17,50,000 हुआ 2 years अगो। अब जो वैल्यू है वो गिर के आ चुकी है 1,40,000। अब जो एंट्रीज बनाई जा रही हैं वो कुछ इस तरीके से बनाई जा रही हैं कि डेबिट किया जा रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस को 5 लाख से, और डेबिट ही किया जा रहा है इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट को 11,10,000 से, और क्रेडिट किया जा रहा है एसेट वैल्यू को बैलेंस शीट के अंदर 16,10,000। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।